तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ 2020 की बात करेंगे। यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 जो बाकी परीक्षा हो रही है ना, सेम टू सेम वैसा ही मॉडल पेपर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी विभाग में अपना नाम नहीं लिखें। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी विभाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक। पहला नंबर ये हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। जो परीक्षार्थी हैं सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर देखेंगे तो अनुक्रमांक आपका हो जाएगा यहाँ पर अंकों में, यहाँ पर अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिख देना है। रसायन विज्ञान 2022 का मॉडल पेपर है, लेकिन आपको सेम टू सेम यही मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। आपका मॉडल पेपर नंबर है 347 XZ, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि उन सभी मित्रों तक पहुंच जाए आपके जो आपके सभी तैयारी कर रहे हैं कक्षा 12 की, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको कोर्स परचेज नंबर बता देते हैं। आपको बहुत वीडियो में बताते हैं कि आपको कोर्स को कहाँ से परचेज करना है, कौन से कोर्स को आपको लेना है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपके लिए कोर्स परचेज नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको फिजिक्स हैंड रिटेन नोट्स आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में मिलेगी। केमिस्ट्री हैंड रिटेन नोट्स आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में। बायोलॉजी हैंड रिटेन नोट्स आपको 49 रुपीज़ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर और आगे देखिए क्या है कि फिजिक्स प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर 99 रुपीज़ में आपका पर सब्जेक्ट पढ़ने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना। और मैथ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पेपर मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिग ऑफर आपके लिए है 2023 और 24 5 सब्जेक्ट का कोर्स यहाँ पे आपको दिया जाएगा सिर्फ 499 रुपीज़ में, यानी कि 499 रुपये में। इसमें आपके लिए बिग ऑफर है क्या, नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन प्लस आपके वीडियोज़ भी रहेंगे, ठीक। तो चलिए हम आपको समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। जो प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को जो इकाई है वो क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स या मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है। वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या है। तो ये अगर यहाँ पर हम देखें तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके लिए BI इज ग्रेटर देन SB इज ग्रेटर देन AS इज ग्रेटर देन P या इज ग्रेटर देन N, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। जो फिनाल होता है, फिनाल को अगर हम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्लोरीटोन, पिक्रिक अम्ल, मेथॉक्सी बेंजीन या बेंजीन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, पिक्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। रोजेमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। तो रोजेमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल या हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा, ठीक है ना। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या होती है, जीवाणुरोधी, जीवाणुनाशी, पूर्तिरोधी या मधुरक। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणुरोधी, ठीक है ना। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1, ठीक है ना। चलिए देखिए मेरे बच्चों, कुल क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आएंगे जो आपके पिछले मॉडल पेपर में आपको पूरा सोल्यूशन आपको उसका मिलेगा। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, उस क्वेश्चन को लिख लेंगे। आप सारे जब मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा।
प्रथम कोट की अभिक्रिया N2OS गैस 2NO2 गैस हाफ O2 गैस में 318 केल्विन पर N2O2 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स भी, जो कि 60 मिनट के उपरांत 0.60 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। तो 318 के पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए इसको निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का भी प्रयास कर पाएँ। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए देखिए क्या हो जाएगा। N2O5 ये हमारा गैस है, 2NO गैस प्लस हाफ O2 गैस। ठीक है ना। दिया है A बराबर 1.2 × 10⁻² मोल लीटर। ठीक है ना। तब देखिए ध्यान दीजिएगा, A माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0.60 × 10⁻² मोल लीटर मोल प्रति लीटर। तो K बराबर 2.303 अपान T2 माइनस T1 लॉग 10A अपान A माइनस एक्स। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो K बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान 60 माइनस 1, यानी कि 60 से कितना हो जाएगा 60 मिनट से। ठीक है ना, 0 मिनट से 60 मिनट तक। ठीक है ना। तो 0 मिनट से 60 मिनट में यहाँ पर कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 लॉग 10 A अपान A माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा लॉग 10 1.20 × 10⁻², 0.60 × 10⁻²। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो K बराबर 2.303 अपान 60 लॉग 2 बेस 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा K बराबर 2.303 लॉग 2 बेस 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.30, इसका मान क्या होगा 0.3010। तो K बराबर क्या हो जाएगा 0.01105 मिनट इनवर्स। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 के ख की बात करेंगे। बिस्मांगी उत्पीड़न का अधिशोषण सिद्धांत समझाइए। किसका? बिस्मांगी उत्पीड़न का अधिशोषण सिद्धांत समझाना है आपको। तो बिस्मांगी उत्पीड़न का अधिशोषण सिद्धांत क्या होता है? यह सिद्धांत बिस्मांगी उत्पीड़न की व्याख्या करता है। किसकी? बिस्मांगी उत्पीड़न की व्याख्या करता है। ठीक है ना। किसी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण अधिक होना अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? कि किसी, ध्यान दीजिएगा, किसी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण अधिक होना अधिशोषण कहलाता है। जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोषित पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और चूंकि गैसों की कोई सतह नहीं होती, जो गैसें होती हैं उनकी आपको कोई सतह देखने को नहीं मिलेगी, अतः ये अधिशोषक का कार्य नहीं कर सकती हैं। गैसें अधिशोषित होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणु ठोस अधिशोषित हो जाते हैं। इन्हें अभिक्रियाशील अणुओं की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है एवं अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार उत्प्रेरक की सतह दोबारा अधिक अभिक्रियक अणुओं को अधिशोषित करने के लिए उपलब्ध हो जाती है तथा नवीन उत्पाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक। चलिए 2 के ग की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो 2 के ग की बात करेंगे। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा, किसके द्वारा? अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल के विचरण की क्रिया विधि समझाइए। ठीक है ना। तो अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल के विचरण की विधि क्या है? ध्यान दीजिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, H प्लस यहाँ पर क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा CH3CHOH CH3। ठीक है ना। क्रिया विधि की बात करेंगे तो माइनस H2O प्लस H प्लस, यहाँ पे H3O प्लस है आपके लिए। ठीक। तो क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3O प्लस प्लस, यहाँ पर क्या बनेगा CH3CH2, यहाँ पर H प्लस और एक H यहाँ पर आएगा तो CH3, यहाँ पर एक H निकलेगा, CH3 क्रिया कर क्या बनाएगा CH3CHOH। ठीक है ना। स्टेफेन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। किसके द्वारा? स्टेफेन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनने की क्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए इसको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेफेन अभिक्रिया क्या है? जब एल्किल साइनाइड क्या कर रहा है? जब एल्किल साइनाइड RCN के ईथरी विलयन को, किसको? ईथरी विलयन को स्टेनस क्लोराइड और सांद्र HCl द्वारा, किसके द्वारा? स्टेनस क्लोराइड और सांद्र HCl द्वारा अपचयन कराने के बाद उत्पाद का भाप आसमन पर एल्डिहाइड बनता है। तो RCN प्लस SnCl2 डाइल्यूट HCl
2H से क्रिया करें क्या बनाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH प्लस HCl, क्रिया करें क्या बनाएगा यहाँ पर RCHO प्लस NH4Cl, जिसे आप क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक अभिक्रिया का वेग के A की पावर हाफ B की पावर 3/2 है, तो इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। दिया है एक अभिक्रिया का वेग के A की पावर हाफ B की पावर 3/2, अभिक्रिया की कोटि हाफ प्लस 3/2 यानी 14/2 बराबर 2। ठीक है ना। अतः यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वैद्युत अपवहन को सचित्र समझाइए। वैद्युत अपवहन को चित्र के द्वारा समझाइए। तो विद्युत अपवहन क्या होता है, विद्युत के द्वारा अपवहन करने की क्रिया को विद्युत अपवहन कहते हैं। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा अपवहन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपवहन कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में अपवहन करने से विद्युत अपघट्यों की अशुद्धि क्रिया से दूर हो जाती है। क्या हो जाती है, विद्युत के द्वारा अपवहन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपवहन कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में अपवहन करने से विद्युत अपघट्यों की अशुद्धि शीघ्रता से दूर हो जाती है। यह विधि विद्युत अपघट्यों के निष्कासन को तीव्र नहीं करती है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ग नंबर की। एल्कोहल के निर्जलन द्वारा ईथरों के विरेचनों की एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 130 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर ईथर बनता है। तो 2C2H5OH H2SO4 130 प्लस 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या बनेगा, C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर बनेगा, प्लस आपका H2O बनने वाला है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। टॉलिन अभिकर्मक क्या है। टॉलिन अभिकर्मक परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है ना। तो टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, टॉलिन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट का अमोनीकृत विलयन होता है। जो टॉलिन अभिकर्मक होता है क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनीकृत विलयन होता है। जब किसी एल्डिहाइड को टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो अमोनिया के साथ संयोग करके अमोनियम लवण बनाता है। अमोनिया के साथ संयोग करके क्या बनाता है, अमोनियम लवण बनाता है। जबकि टॉलिन अभिकर्मक धात्विक सिल्वर में अपचयित होकर रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। तो RCHO प्लस 2 HgNH3 का होल ट्वाइस की पावर प्लस OH माइनस, यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा, एल्किल एल्डिहाइड, एल्किल एल्डिहाइड है। ठीक। और ये टॉलिन अभिकर्मक होता है। ठीक है ना। जब इन दोनों की क्रिया हम कराते हैं तो RCOONH4 प्लस 2Ag प्लस 3NH3 प्लस H2 आपका बनेगा। ठीक। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4 के क की बात करेंगे। आद्य घनीय एकक कोष्टिका में, किसमें, आद्य घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। किसकी, कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। किसकी सहायता से, चित्र की सहायता से समझाइए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, सरल घनीय एकक सेल में, किसमें, सरल घनीय एकक सेल में 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं तथा प्रत्येक परमाणु 8 एकक सेलों में सम्मिलित रहता है। अतः प्रत्येक परमाणु एक सेल में 1/8 भाग का योगदान देता है। ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एकक सेल में एक परमाणु का योगदान 1/8। ठीक है ना। एकक सेल के 8 परमाणुओं का योगदान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अर्थात प्रति एकक सेल परमाणुओं में 1/8 × 8 बराबर 1। तो की संख्या 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु प्रति एकक सेल। ठीक है ना। तो चलिए 4 के क की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करवा रखा है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए और कर लीजिएगा। ठीक। संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए और परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। ठीक। क्या करना है, संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए और परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए ये क्या है, अगला क्वेश्चन, संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए और परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। ये क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। उसके बाद 4 के ग की बात करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन को आपको लिखना है, ठीक है ना। आपको ये नहीं करना, नोट्स जब आप अपने से बनाएंगे ना तो चीज़ों को समझेंगे, वहाँ से आप कर पाएंगे, ठीक है ना। योगात्मक बहुलक को परिभाषित कीजिए। किसको? योगात्मक बहुलक को परिभाषित कीजिए। टेफ्लॉन तथा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के बनने के रासायनिक समीकरण को लिखिए तथा प्रत्येक की एक उपयोगिता भी लिखिए, ठीक है ना। तो योगात्मक बहुलक क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे बहुलक जो एकलक इकाइयों के बार बार जुड़ने पर भारी अणु के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसे बहुलक जो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुलक जो एकलक इकाइयों के बार बार जुड़ने से, मतलब जो एकलक इकाई होती हैं जुड़ने पर भारी अणु के रूप में प्राप्त होते हैं, योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। इन्हें श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। बहुलीकरण की इस क्रिया विधि में श्रृंखला की लंबाई बढ़ना या श्रृंखला वृद्धि की मुक्त मूलक या आयनिक स्पीशीज के बनने से होती है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, नियोप्रीन, पीवीसी आदि, ठीक है ना। और NF2C डबल बॉन्ड CF2 उत्प्रेरक या उच्च दाब गर्म करके क्या बनेगा यहाँ पर, F2C सिंगल बॉन्ड CF2 होल की पावर n, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग ताप एवं रासायनिक प्रतिरोधी पदार्थ बनाने में चिपकने वाला नॉन स्टिक बर्तनों एवं अन्य सामानों को बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की बात करेंगे तो NCH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN पराक्साइड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH की पावर n सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है ना। इसका उपयोग कंबल, स्वेटरों, नहाने के सूट, संश्लेषी चटाई, कालीन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का, ठीक है ना। चलिए साबुन पर टिप्पणी लिखिए। घ नंबर की बात करेंगे। साबुन पर टिप्पणी आपको लिखना है। साबुन क्या होता है? सोप, जिससे आप नहाते हैं, कपड़ा धुलते हैं। तो साबुन में आपको 2 प्रकार के साबुन आते हैं, एक कपड़ा धुलने का, एक नहाने का, ठीक है ना। तो दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसा अम्लों जैसे C15H31 COOH, स्टीयरिक C17H35 और COOH तथा ओलिक C17H33 COOH के धात्विक लवणों को साबुन कहते हैं। साधारणतः सोडियम तथा पोटेशियम लवण ही जल में विलय होते हैं, इसी कारण इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। तेल या वसा को कास्टिक सोडा विलयन द्वारा जल अपघटन कराने पर साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्रिया दे रखी है आपके CH2OCOCS-H35, CHOCOC17H35, CH2OCOC17H35 प्लस 3NaOH। जब ये क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? CH2OH, CHOS, CH2OH, जिसे आप क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। 317H35 COONA सोडियम स्टीयरेट साबुन कहते हैं, ठीक है ना। 5 के क की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम तथा कॉपर के एक अयस्कों के नाम लिखिए। देखिए एल्यूमिनियम तथा कॉपर के एक अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। एल्यूमिनियम के एक अयस्क से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम का एक अयस्क क्या है? ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम का एक अयस्क क्या है हमारा? Al2 बॉक्साइड जिसे आप कहते हैं, Al2O3 × 2H2O, ठीक है ना। और कॉपर का एक अयस्क कॉपर पायराइड CuFeS2, ठीक है ना। शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने की हाल हेराल्ड विधि, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। तो एल्यूमिना Al2O3 का गलनांक लगभग 2050 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 2600, यहाँ पर 2600 है तो 2650 डिग्री सेंटीग्रेड अत्यंत उच्च होता है तथा यह विद्युत का कुचालक भी होता है। एल्यूमिनियम का क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एल्यूमिनियम वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया के लिए एल्यूमिना का विद्युत अपघटन एक बड़े आयताकार बॉक्स में करते हैं। इस बॉक्स के अंदर लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर मोटी गैस कार्बन की परत होती है जो कैथोड का कार्य करती है। ग्रेफाइट की कई छड़ों को मिलाकर एनोड होता है।
एनोड बना होता है। ये छड़ें तांबे की छड़ों के सहारे विलयन डूबे रहते हैं। विलयन में एल्यूमिना गालक तथा फ्लोर स्पार उपस्थित रहते हैं। ठीक, आगे चलेंगे, प्रक्रम की बात करेंगे तो वैद्युत चक्र में बल्ब को समांतर क्रम में लगाकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो ग्रेफाइट से क्रिया करके कार्बन एमिनो ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाती है। कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु मुक्त होती है, जिसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्रेफाइट छड़ों को बार बार बदलना पड़ता है, क्योंकि ग्रेफाइट के एनोड का ऑक्सीकरण होता है। अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, इसमें देखिए जो आपकी अभिक्रिया है क्या है, 2Na3Al F6। यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो 6Na प्लस 2Al ट्रिपल प्लस 12F माइनस क्रायोलाइट है, ठीक है ना। एनोड पर 12F माइनस यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 6F2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए 2Al2O3 प्लस 6F2 क्रिया करके क्या बनाएगा 4Alf3 प्लस 3O2 बनाएगा, ठीक है ना। 2C प्लस O2 क्रिया करके बनाएगा 2CO2 बनाएगा। C प्लस O2 क्रिया करके क्या बनाएगा CO2 बनाएगा, ठीक है ना। कैथोड पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा 2Al प्लस ट्रिपल प्लस 6 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ आप क्या बनाएगा 2Al बनाएगा, जिसे आप एल्यूमिनियम धातु कहते हैं। ख की बात करें, ख नंबर की बात करेंगे तो CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस का IUPAC नाम टेट्राएमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये समपक्ष रूप है, ये विपक्ष रूप है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इसमें अंतर क्या आपको दिखेगा, जो यहाँ पर देखिए ये क्लोरीन यहाँ पर है, यहाँ पर Cl है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या है समपक्ष रूप है, ये हमारा क्या है विपक्ष रूप है, ठीक है ना। तो संरचना सूत्र में स्पष्ट होता है कि यह यौगिक ज्यामितीय, ध्यान दीजिएगा, ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करता है। यह समावयवता केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों के विभिन्न ज्यामितीय वितरण के कारण उत्पन्न होती है। ज्यामितीय समावयवता दो प्रकार के होते हैं, समपक्ष समावयवी और विपक्ष समावयवी, ठीक है ना। समपक्ष समावयवी में दो लिगेंड निकटवर्ती स्थान पर होते हैं, जबकि विपक्ष समावयवी में दो लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन तथा फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो ये क्वेश्चंस भी आपको कर लेना है। 5 घ की बात करेंगे, एथेनेमीन को क्लोरोएथेन के आधिक्य तथा बेंजिल एमीन की क्लोरोएथेन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर एथेनामीन का क्लोरोएथीन के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा C2H5NH हमारा क्या एथेनामीन है, और यहाँ पर H एक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस यहाँ पर Cl2CH2 क्लोरोएथेन के, और यहाँ पर CH3 है, इसके साथ जब क्रिया करेगा तो HCl निकलेगा, बनेगा क्या CH3CH2NH CH2CH3 एन डाई एथिल एमीन, ठीक है ना। सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो बेंजिल अमीन को क्लोरोएथीन के साथ अभिक्रिया, C6H5NH यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H प्लस Cl प्लस CH2 CH3 क्या करके क्या बनाएगा C6H5NH CH2CH3, जिसे क्या कहते हैं एन एथिल एमीन कहते हैं, ठीक है ना। तो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो एथेनोइक अम्ल की सांद्रता पार्ट्स प्रति बिलियन, दूसरा नंबर मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशतता और मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए है। और 45 ग्राम एथिलीन दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, तो विलयन के हिमांक, अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो एथिलीन की बात करेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल की बात करेंगे, C2H6O2 का भार W2 बराबर 45 ग्राम, जल का भार W1 बराबर 600 ग्राम, C2H6 का अणुभार M2 बराबर 62, जल का मोलर अवनमन स्थिरांक F बराबर 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल, गुलाम प्रति मोल है। तो ये आपको पूरा कर लेना है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ख की बात करेंगे।
अर्धसेलों के विभवांतर को कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी दो उपयोगिताओं को लिखिए। अथवा संचायक बैटरियां किसे कहते हैं, एक संचायक बैटरी की कार्यविधि समझाइए और इसकी उपयोगिता भी लिखिए। ठीक है ना। संचायक बैटरी को द्वितीयक सेल भी कहते हैं। इन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्क्रमणित हो सकती है, अर्थात इन सेलों को विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है। इनमें विद्युत ऊर्जा की संचित किया जा सकता है। उदाहरण तौर पर सीसा संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल। सीसा संचायक सेल की बात करेंगे, यह सेल सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टरों में प्रयोग की जाती है। इसमें एनोड लेड का बना होता है, ठीक, तथा कैथोड लेड डाइऑक्साइड का PbO2 से भरे हुए लोड का ग्रिड होता है। लगभग 38 से 40% सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक अम्ल का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है ना। ये आपका पूरा सीसा संचायक सेल है, इसको आपको बना लीजिएगा। विधि की बात करेंगे तो बैटरी के प्रयोग होने पर निरावेशन के समय सेल में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। ये आपके लिए अभिक्रियाएं हैं। एनोड पर यह अभिक्रिया आपकी होगी, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा एनोड पर अभिक्रिया होगी, ये कैथोड पर अभिक्रिया होगी, ठीक। और समग्र सेल की अभिक्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उपयोगिता की बात करेंगे तो सीसा संचायक सेल की विद्युतीयक सेल है जिसमें पुनः आवेशित कर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा रखा, आप पिछले साल का भी मॉडल पेपर देखिएगा। ठीक है ना। क्लोरीन बनाने की दो विधियों तथा 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। साथ ही ख की बात करेंगे, ग्लूकोज के ईथर फिशर संरचना सूत्र के पक्ष में 5 रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, ग्लूकोज के फिशर संरचना के पक्ष में 5 रासायनिक समीकरण लिखिए। अपचयन क्रिया की बात करेंगे, ये आपका अपचयन एससीएन से विक्रिया, यह विक्रियाओं का आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।